नमस्कार दोस्तों, दी अवतांश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था कि औसत इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया, औसत के बारे में बताया गया। उसमें जो है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उसी क्रम में जो है अगला वीडियो हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जो उसमें बताया गया था कि यन प्राकृतिक संख्याओं का यन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है लास्ट में, और यन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। यन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको सूत्र बताया गया था, जो क्रम दिया है, यन संख्याएं दी हैं तो उसका होगा यन प्लस वन, और विषम के लिए सम के लिए एन प्लस वन और विषम के लिए यन होती हैं। ठीक है, आगे आपके सामने एक टॉपिक लिखा है, क्रमागत यन तक की प्राकृतिक सम व विषम संख्याओं का औसत। अब हम अभी तक हम जो पढ़े वो क्या पढ़े कि यन प्राकृतिक संख्याओं का पढ़े। अब यन तक पढ़ेंगे। यन तक और यन में अंतर होता है। अंतर क्या है दोस्तों? यन मतलब होता है कि संख्या नंबर होता है, और यन तक मतलब वहां तक, जैसे मान लिया 1 से 5 तक, 1 से 5 तक सम संख्या की अगर बात करेंगे तो 2 और 4 खाली 2 संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो उसमें जो पढ़े थे यन प्लस वन वाले सूत्र पे, वो जब आपको संख्या यन पता हो तब लगाएंगे। ठीक, आइए इस पे देखते हैं। लिखा है क्रमागत यन तक की प्राकृतिक सम व विषम संख्याओं का औसत। पहले इसका सूत्र हम जान लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका सूत्र जान लेते हैं। तो क्रमागत यन तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। हम पहले सम का सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक सम संख्याओं का ये ध्यान दीजिएगा, क्रमागत यन तक की बात कर रहे हैं। यन तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बराबर होता है यन प्लस टू अपान टू, और प्राकृत विषम ये कहां तक है? यन तक है। ध्यान दीजिएगा, यन तक प्राकृत सम संख्याओं का औसत यन प्लस टू अपान टू होता है, और यन तक विषम संख्याओं का औसत जो होगा दोस्तों, वो होगा यन प्लस वन अपान टू। ठीक है, दोनों सूत्र, यन तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत यन प्लस टू अपान टू, और यन तक विषम प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत यन प्लस वन अपान टू होता है। अब इसमें जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो हम रखते हैं कि 50 तक, कहे तक 50 तक, ध्यान दीजिएगा हमने तक की बात की है, 50 सम संख्याओं की नहीं बात की है। 50 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? कहे तक 50 तक, 50 तक प्राकृत सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा? अब ये पूछ रहा है कि 50 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यन प्लस टू अपान टू, सूत्र लिखेंगे यन प्लस टू अपान टू। इसे हल करेंगे, यन का मान हमें दिया गया है 50। क्या दिया गया है? 50। 50 प्लस 2/2। दोस्तों ये मान चलिए कि काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 50 और 2 52/2 कर देंगे, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अर्थात जो आपका उत्तर होगा 50 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 26 होगा। कहां से? यन प्लस टू अपान टू से। ठीक, आगे अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। 100 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा? सूत्र लिखेंगे यन प्लस टू अपान टू, अर्थात यन मतलब 100
प्लस 2 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 102 बटे 2 कितना हो जाएगा 51। ठीक है 51। ये आपका जो है एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जो 2009 के बैच में आया था कि 100 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप ये सूत्र लगा के एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है आगे आइए थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, उसके बाद विषम संख्या देखते हैं। 60 तक प्राकृत विषम संख्याओं 60 का लेने का मतलब हम बता रहे हैं आपको क्यों 60 लिया गया है, का औसत अगर ये सम का पूछेगा तो n+2/2 पे हम लगा लेंगे। ठीक है 60 तक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 61 तक सम का पूछे कि 61 तक प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब क्या करेंगे n बराबर हम 60 लेंगे, क्योंकि अंतिम जो है वो क्या है सम संख्या 60 है। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे हम इसे जिसे लिखते हैं 60 तक की विषम संख्या है, तो 60 तक की विषम संख्या है, सबसे अंतिम में विषम संख्या क्या आएगी 59 आएगी, अर्थात यहाँ जो n बराबर होगा क्या होगा 59 होगा। ध्यान दीजिएगा अगर ये 61 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो हम n बराबर 60 लेंगे, क्योंकि n का जो मान है अंतिम का मान अंतिम सम संख्या क्या है 60 है। ठीक है तो n बराबर क्या लेंगे 60 लेंगे, भले 61 तक पूछ रहा है। अगर ये 60 तक पूछ रहा 60 तक प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब n बराबर 59 लेंगे, n बराबर 59 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सबसे अंतिम 60 के पहले अंतिम विषम संख्या क्या है 59 है। विषम आप जानते हैं, विषम आप जानते हैं कि जो 2 से विभाजित ना हो। अब आगे देखिए इसे इस सूत्र से लगाएंगे n+1/2 अर्थात n का मान क्या लेंगे 59 लेंगे, 59 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 60/2 अर्थात 60 तक प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 30 होगा। कितना होगा दोस्तों 30 होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2009 के बैच में क्वेश्चन आया था। उसमें क्या लिखा था कि 60 तक प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, 60 तक प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, तो n+1/2 तो n+1 मतलब 59 + 1/2 60/2 बराबर 30, तो कितना होता है दोस्तों 30 होता है। ठीक है अब आगे हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन और 99 तक लेंगे, तब n बराबर क्या रखेंगे 99 ही रखेंगे, 99 + 1/2 बराबर 100/2 बराबर 50 आएगा। ठीक है दोस्तों ये नोट कर लीजिए 50 आएगा। इसके बाद हम आपको जो है ये इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद आपको हम समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे कि इसमें जो है समांतर श्रेणी कैसे होता है। ठीक है आइए देखते हैं। तो उसी पे आगे चलते हैं कि मान लिया कभी कभी पूछता है कि जैसे 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है तो उसमें क्या करते हैं हम एक और समांतर श्रेणी पे भी लगा देते हैं, जो कि 11-12 में आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे, तो आपको जो है कई चीज़ें कई विधि से अगर नॉलेज होगा तो आप बेहतर तरीके से बताएंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है, वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, जिनमें जो क्रम हो उसमें अंतर समान हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इसमें 2 का अंतर है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। ठीक है तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम पहले 1, 3, 5 जैसे लिखा है 1 + 3 + 5 + ... प्लस 99 तक। ये कह रहा कि 99 तक के क्या करना है हमको औसत निकालना है, 99 तक की विषम संख्याओं का क्या निकालना है औसत निकालना है। ठीक है तो उसमें क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस ऐसे ... करके 99 तक। ठीक है तो उसमें आप ये जानिए कि जैसे समांतर श्रेणी हमने कहा, ये देखिए एक समान अंतर है कि नहीं, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो एक अंतर समान अंतर आ रहा है। तो इसे एक सूत्र से लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन ये बेसिक होता है। ठीक है तो हम आपको बेसिक ही पढ़ा रहे हैं और बेसिक ही बता रहे हैं।
तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम कि इसे देखते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट प्लस 99 एक समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में है, ठीक है, समानांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक। अब क्या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के लिए कुछ सूत्र बनते हैं, जिसमें पहला पद जो है, इसमें जो पहला पद होता है उसे ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। पहले पद को क्या कहते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो पहला पद ए बराबर क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और डी बराबर क्या लिखेंगे? डी मतलब समांतर होता है, मतलब दोनों संख्याओं के बीच में जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है या अंतिम संख्या है उसके पहले वाली संख्या है, उसके पहले क्या आएगी? ये विषम संख्याओं का है तो क्या आएगी? 97 आएगा। इस संख्या और इस संख्या के बीच में क्या अंतर है? बीच का कोई भी संख्या, दो संख्याएं ले लेते हैं, उसमें जो अंतर आता है उसी को क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। उसे डी से डिनोट करते हैं, जिसे डिफरेंस कहते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अर्थात डी बराबर 2 लिख देंगे, ठीक है, डी बराबर 2 लिख देंगे। अब इसका यनवा पद क्या होगा? यनवा पद चूंकि हमें 99 तक का विषम संख्याओं का करना है, तो यनवा पद क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यनवा पद क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब इस समांतर श्रेणी का सूत्र जो होता है, समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है? यन, सूत्र देखिए, a प्लस n-1 डी होता है। सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 डी होता है। अब देखिए इस पे हम मान रखेंगे तो यनवा पद का मान दिया गया है, मतलब ये समांतर श्रेणी का जो यनवा पद है वो दिया गया 99, अर्थात पूरे श्रेणी का जो मान दिया 99, अर्थात यहां लिख सकते हैं 99 बराबर लिख सकते हैं a का मान दिया गया है 1, n का मान नहीं पता है, n को ऐसे रख देंगे, -1 है -1 कर देंगे, d का मान पता है 2, ठीक है। इसे हल कर लेंगे, 99 में से 1 घटाएंगे, जब ये पक्षांतर होगा 99 में से 1 घटेगा क्या आ जाएगा? 98। देख सकते हैं दोस्तों 98, यहाँ 2 है, 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं n-1। इसे काट देंगे, कितना आएगा? 2 चौके 8 और 1 18, दोनों 18 बराबर n-1, अर्थात n बराबर आपका आ जाएगा 49 प्लस 1 बराबर 50। इस 1 को इधर ले आएंगे तो 49 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस में है, इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तित होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जब इस प्रकार से सवाल हो कि n विषम संख्याओं का क्या होता है? औसत होता है, तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए 1 से 99 तक का, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है, 1 3 5 7। इसमें a जो होता है वो पहला पद होता है, a जो होता है पहला पद होता है, a बराबर 1 लिखेंगे, और d बराबर 2 कहां से आया? इसका अंतर है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, d बराबर ये हो जाएगा 2, और यनवा पद क्या है? हमको 99 तक देखना है तो 99 हो जाएगा, ठीक। तो 99 बराबर लिख सकते हैं, ये जब हम इसे हल करेंगे तो ये नवा पद आता है, तो हमें नवा पद का मान पता है 99, a का मान 1 दिया है, n-1 लिख दिए और 2 लिख दिए। अब आगे चलिए, इसका पक्षांतर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 99 में से 1 घट जाएगा, 98 हो गया, ठीक। अब ये 2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, जब इधर इसको लेके आएंगे पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो 98/2 लिख दिए, बराबर n-1। अब ये हो जाएगा आपका 49 बराबर n-1 हो जाएगा। अब ये 1 क्या है? माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में, अर्थात यह n आया है, क्या आया है? n आया, अर्थात 1 से लेकर 99 तक की प्राकृत संख्याओं के बीच जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 50। अभी ये औसत नहीं आया है दोस्तों, ये अभी 50 क्या आया है? n का मान आया है, n बराबर 50, ठीक है। आगे अब कह रहा है कि n विषम, एक सूत्र आप लिख लीजिए इसमें, n विषम संख्याओं, n विषम संख्याओं का
का योग n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? n का स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब हमें n बराबर पता है 50, अर्थात 50 तक की विषम संख्याओं का, 50 पदों का, अर्थात 50 पदों के विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? ये 50 तक मतलब ऐसे, ये 50 तक के पद मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे 50 पद जाएंगे। 50 तक के 50 पद जाएंगे। जो n बराबर 50 दिया वो कहां तक जाएगा? वो 99 तक जाएगा। यहां निकाले हैं, ठीक है। तो 50 पदों के विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है। विषम संख्याओं के योग बराबर क्या होता है? n स्क्वायर, अर्थात 50 का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2500 आ जाएगा। 2500 अर्थात इनका जो योग आया वो 2500 आया, और जो इनकी संख्या है कितनी है? 50 है। तो हमने आपको औसत बराबर बताया था। क्या बताया था दोस्तों? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याओं का योग कितना है? 2500 है। 2500 है, और बटे में क्या करेंगे? 50। देखिए यहां n बराबर 50 है, काट देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5 × 25 = 25, 50 अर्थात 50। जो आपका उत्तर होगा वो औसत कितना होगा? 50 होगा। यहां ये मत सोचिएगा कि यही उत्तर आ गया। ये जब आप इस विधि लगाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा आपका। ये बेसिक है, ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है। आगे आइए देखते हैं सीधे चल के। तो दोस्तों आगे देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग व औसत। अब इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे क्या कि वर्गों का योग और वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। देखिए, इसके लिए ये जो एवरेज आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को जितने भी सूत्र लिखा रहे हैं वो सूत्र याद होने चाहिए। क्योंकि ये सवाल हमने आपको पहले बताया था कि ये सवाल जो हैं ये बहुत देखने में उबाऊ सवाल लगते हैं, लेकिन आपको सूत्र याद रहेंगे तो बहुत आसान होते हैं दोस्तों। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मान लिया जाए कि दे दिया जाए कि प्रथम 10, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? तो अब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग जो है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अब जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस प्रकार आप जो है 10 तक जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये स्क्वायर करके फिर जो है जोड़ना आपके लिए कठिन होगा। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सूत्र लिखेंगे 1/6। क्या लिखेंगे दोस्तों? सूत्र बहुत ध्यान से देखिएगा। ये योग का सूत्र है 1/6 n मतलब 10, ठीक है। यहां जो भी रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 50 रहेगा, 100 रहेगा, 200 रहेगा, जो भी रहेगा आप वो रखेंगे। प्रथम होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1/6 n + 1 2n+1। अब देखिए ये सूत्र हुआ, ये आपका जो है सूत्र हुआ 1/6 n + 1 2n+1, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा यहां बड़े में लिख लेते हैं 1/6 n + 1 2n+1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इस पे हम सवाल लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो 10 मतलब n मतलब 10, ठीक है। यहां n + 1 है। क्या है? n + 1 मतलब गुणे में
10 और 1 जोड़ेंगे 11, डायरेक्ट लगा रहे हैं क्योंकि आप इतने छोटे नहीं कि गुणा नहीं कर सकते हैं। 2n + 1, 2n मतलब 10 दुनिया 20 1 21, ठीक है। इसे छोटा कर लेते हैं, 2 से 2 तियां 6, 2 25 10, 3 से काटिए 3 7 21। अब इसे लिख सकते हैं 11 25 55 × 7 बराबर 385, ठीक। अर्थात प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा? 385 आएगा, ठीक। अब आइए आगे, आपको हम औसत निकालना है तो औसत यही से आप निकाल सकते हैं। औसत अगर आपको निकालना है तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं, ठीक है। कुल संख्या कितनी है? 10 और योग आ गया आपका 385 बटे 10 बराबर आ जाएगा आपका 38.5। लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये तो कभी कभी आपके सवालों में केवल योग पूछता है, तब के लिए ये सूत्र है। केवल योग जब पूछेगा तब आपका योग कितना आएगा? 385। लेकिन अगर औसत पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इसे ना लगा के दूसरा सूत्र लगाएंगे, ठीक है। औसत के लिए हम सूत्र बताएंगे, थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, सीधे औसत पे आइए भैया, सीधे औसत आप निकालिए। सीधे औसत जब निकालना होगा तो आप इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे? यहां 10 ना लिखिए, n लिखिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होगा n + 1 2n + 1/6, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n + 1 2n + 1/6। अब यही हम सवाल बनाते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बराबर क्या हो जाएगा? बराबर आप यहां देखिए हमने कहा कि n + 1, सूत्र पहले लिख लीजिए, सूत्र आपको याद रहेगा तो मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, ठीक। लिखते हैं इसे, इस सूत्र पे 10 का पूछ रहा है तो हम लिखेंगे 10 + 1 = 11 गुणे 10 दुनिया 20 1 21 बटे में 6, ठीक है। काट दीजिए, 3 दुनिया 6 3 7 21 11 7 77 बटे 2। डायरेक्ट औसत आएगा, क्या आएगा? 38.5 आ गया। यही आपका उसमें योग में भी आया था। योग का क्या सूत्र होता है, एक बार फिर से बता रहे हैं। योग का सूत्र होता है 1/6 n + 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1, और औसत का क्या सूत्र होता है? n + 1 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6, ठीक है। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस पे देखते हैं के प्रथम n गुणजों का औसत। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इस पे लगभग एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए इसका जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है के प्रथम n अर्थात गुणजों मतलब गुणा, जैसे 3 का गुणा करना है, 4 गुणा करना है, 3 त्रिका 9 के बाद इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे? n के बाद n + 1/2। देखिए के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है? k × n + 1/2। इस पे हम एक सवाल आपको करा रहे हैं। लिखते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? ये दोस्तों रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। ये रेलवे 2009 के बैच में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि के प्रथम n गुणजों का औसत अर्थात 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हम सूत्र लिखेंगे के मतलब 3, जिसके गुणजों का पूछ रहा है, ठीक है।
गुणन करेंगे, n मतलब 5, 5 गुणज पूछ रहा है ना, 5 गुणज मतलब 5 प्लस 1/2, अर्थात ये हो जाएगा आपका 6/2 बराबर 3, अर्थात 3 गुणे 3 बराबर 9। कह रहा है कि जो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है वो क्या होगा, 9 होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 1 2 3 4 5। 3 के प्रथम 5 जो गुणज हैं वो क्या हैं, 3, 6, 9, 12, 15। इन्हें जोड़ेंगे और 5 से भाग कर देंगे तो आपका मान यही आएगा। इसे हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगले वीडियो में जो है इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। अगले वीडियो का मतलब जब भी इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका बेसिक चल रहा था, इसमें एक आध क्वेश्चन आपके रेलवे के एसएससी के मिले हुए थे जो है। इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि औसत क्या होता है। ठीक है, अब अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो वर्ग एवं वर्गमूल पे मिलेगा। ठीक है, अभी आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं। बाकी इसका प्रैक्टिस सेट जब भी चलेगा बहुत जानदार चलेगा और बहुत जानदार उसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए दी अवतांश क्लासेस से। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।